दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के बारे में। दोस्तों अगर आपको कब्ज की समस्या बहुत लंबे समय से है, आपका पेट 2-2 3-3 दिन तक साफ नहीं होता है, आप बहुत सारे ट्रीटमेंट कर चुके हैं, आप कई सारे डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, चूरन चटनी का इस्तेमाल कर चुके हैं, कई सारी मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर चुके हैं, फाइबर खा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी कब्ज की समस्या ठीक नहीं हो रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको परमानेंट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कब्ज की समस्या का। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। दोस्तों कब्ज की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पेट में फूड पचता कैसे है और बाहर कैसे निकलता है। दोस्तों जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो उसको पचाने के लिए हमारे पेट में कोई भी मैकेनिकल सिस्टम नहीं होता है। हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट किए जाते हैं जिनको बोलते हैं पाचक रस। इन पाचक रसों में उपस्थित होते हैं एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसी को हम बोलते हैं पाचन या डाइजेशन। जब हमारा फूड एक बार पच जाता है तो पचने के बाद में छोटी आंत में चले जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है। छोटी आंत में जाने के बाद में फूड में से न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन होता है, पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन होता है। छोटी आंत में से पोषक तत्व भी एब्जॉर्ब जब हो जाते हैं तो हमारा फूड आगे की ओर चले जाता है। हमारी आंतें जो है वो फिर से एक बार मूवमेंट करती है और हमारा फूड बड़ी आंत में चले जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद में उस फूड में से पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी वाटर का अवशोषण होता है। पानी जब एक बार एब्जॉर्ब हो जाता है तो हमारा फूड धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है और हमारा फूड मल में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस तरह से संपन्न होती है हमारी डाइजेशन की प्रक्रियाएं। दोस्तों इस डाइजेशन की प्रोसेस में आपने देखा कि हमारा जो फूड था, हमने जब तक खाया तब तक ही हमारे फूड पर हमारा कंट्रोल था। बाकी जो भी इंटरनल प्रक्रियाएं हुई वो ऑटोमेटिकली हुई, उसे हमें किसी भी तरह से हमारा कंट्रोल नहीं था उस पर, वो ऑटोमेटिकली हुई। ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी ने क्या किया, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन किया। एक बार हमारा फूड जब पच गया तो ऑटोमेटिकली हमारी आंतें मूवमेंट करने लगी, हमारा फूड आगे बढ़ते चले गया और इस तरह से हमारी जो इंटरनल प्रक्रियाएं हैं वो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल की जाती है। इसलिए हमारा उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, या ऑटोमेटिकली होती है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंटरनल प्रक्रियाएँ जितनी भी होती है वो। तो दोस्तों इन सभी इंटरनल प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। और दोस्तों ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है, जो बार बार हमारे पेट में होने वाली क्रियाओं के बारे में हमारे ब्रेन तक सिग्नल भेजती है कि अब हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। और दोस्तों जो एसिटाइल कोलिन है, इसको बनाने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं विटामिन B1। दोस्तों विटामिन B1 जनरली हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से संबंधित होता है, जिसको बोलते हैं, और विटामिन B1 की कमी से हमें जो भी रोग होता है उसको बोलते हैं हम बेरी रोग। और अगर विटामिन B1 की कमी से हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बेरी। तो दोस्तों विटामिन B1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन के लिए, जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल भेजता है। अब ये सिग्नल क्या भेजता है, जैसे हमने फूड खाया, हमारे ब्रेन तक सिग्नल कौन भेजेगा, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन बोलेगा, हमारे ब्रेन तक फटाक से सिग्नल भेजेगा कि सिक्रीट करो डाइजेस्टिव जूस को, पाचक रसों को। पाचक रस सिक्रीट हो गए, हमारा भोजन पच गया। पचने के बाद में फिर से हमारे ब्रेन तक सिग्नल भेजेगा कौन, एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करेगा मैसेज कि अब हम फूड को आगे की ओर बढ़ाने की ज़रूरत है, हमारी आंतें मूवमेंट करने लगेगी। तो ये सभी इंटरनल प्रक्रियाओं की मैसेजिंग करने का काम कौन करता है, एसिटाइल कोलिन। और इस एसिटाइल कोलिन को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन की ज़रूरत होती है, जिसको बोलते हैं B1, विटामिन B1। दोस्तों ये विटामिन B1 जो होता है वो एसिटाइल कोलिन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आपकी बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो जाती है तब आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है। सीवियर यानी भयंकर वाली कॉन्स्टिपेशन, भयंकर वाली कब्ज। तो विटामिन B1 की कमी को आपको पूरा करना है। और दोस्तों विटामिन B1 की कमी होने से एक और दूसरी प्रॉब्लम कैसे डेवलप होती है, देखिए दोस्तों, ये हमारी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये यहाँ से आपका फूड बाहर निकलता है।
तो दोस्तों जो बड़ी आंत है, अब आपका फूड धीरे धीरे बड़ी आंत में चले आया। बड़ी आंत में आने के बाद में क्या होता है कि बड़ी आंत का एक काम होता है हमारे फूड में से पानी को एब्जॉर्ब करना। अब दोस्तों जब आपके बॉडी में विटामिन B1 की कमी होगी तो आपकी बॉडी के जो इंटरनल प्रक्रियाओं की मैसेजिंग है वो आपके ब्रेन तक नहीं जाएगी, तो ये प्रक्रिया सही से नहीं हो पाएगी, आपकी आंतों का मूवमेंट कम होने लगेगा, जिसकी वजह से बड़ी आंत में आपका फूड लंबे समय तक पड़ा रहेगा। और लंबे समय तक जब फूड बड़ी आंत में पड़ा रहेगा तो उसमें से पूरा वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। पानी एब्जॉर्ब होने के से दूसरी कंडीशन ये डेवलप होगी कि आपका फूड बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होने से सही से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो एक तो आपका फूड का जो मूवमेंट है वो रुका था, किसकी वजह से? विटामिन B1 की कमी की वजह से, बिकॉज ब्रेन तक जो सिग्नलिंग थी, मैसेजिंग थी, वो रुक गई थी आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। दूसरा ये कि जब आपके इंटेस्टाइनल मूवमेंट कमज़ोर हो गया या फिर कम हो गया तो फूड लंबे समय तक छोटी आंत में पड़ा रहा, जिस वजह से इसमें से पानी भी एब्जॉर्ब होने लगा, और पानी एब्जॉर्ब होने से आपका फूड हार्ड हो गया, और हार्ड होने से फिर से अगेन आपके मूवमेंट में कमी पैदा करता है। और जब आपके फूड के मूवमेंट में कमी आती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो बड़ी आंत होती है इसमें रैशेस होने लगते हैं, बिकॉज आपका फूड हार्ड भी हो चुका है, और दूसरी बात आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हो फिर भी ये पास नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, सख्त हो चुका है। तो विटामिन B1 को आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है अगर आप कॉन्स्टिपेशन का परमानेंट सॉल्यूशन करना चाहते हैं, परमानेंटली कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना चाहते हैं। विटामिन B1 किन किन चीज़ों में उपस्थित होता है मैं आपको स्क्रीनशॉट पर मैं डाल देता हूं, आप पॉज करके देख लीजिए कि किन किन चीज़ों में विटामिन B1 ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूसरा, विटामिन B1 का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं आप, विटामिन B1 सप्लीमेंट। तो विटामिन B1 का आप सप्लीमेंट लो या फिर विटामिन B1 रिच फूड का इस्तेमाल करो, आपको कुछ भी करके विटामिन B1 को ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करना है। इससे क्या होगा, आपकी आंतों का जो मूवमेंट है वो ठीक होगा, जिसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट ठीक होगा, आपका जो गट मूवमेंट है वो ठीक होगा, इस वजह से आपका फूड भी अच्छे से पचेगा, आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो भी ठीक से काम करेगा। तो विटामिन B1 का ज़्यादा इस्तेमाल करें। विटामिन B1 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और विटामिन B1 की कमी से ही आपको मैक्सिमम ये जो सीवियर कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलती है उसकी मेन जड़ विटामिन B1 ही होती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बताना था। इसी तरह के हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको जो भी वीडियो चाहिए हेल्थ से रिलेटेड, उसका बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा वीडियो के थ्रू।